जब आपके टारगेट हों, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हों, आप पुश कर रहे हो, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकोनॉमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो, और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हो सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव, आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट, और वो कर रहे हैं उसमें, वो दे हैव डन इट, और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की है, इसमें रिगार्डलेस मैं मोदी साहब की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई शक नहीं। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आजकल इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूँ, मैं सरप्राइज होता रहा हूँ, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के वो इंग्लिश में होते हैं, बच्चा बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता और सूट अच्छा पहन लेता हूँ। और हमने देखा कि भारत के वजीर आजम भी गए हुए थे, हमारे वजीर आजम ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के वाले से हमें पैसे दे दें, पैसे दे दें। एक तो बहुत ज्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है, दूसरा ताड़ साहब ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया, और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन द एज खड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है, और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं वहां पे भी हमारे वजीर आजम की कोई वैल्यू नहीं है? हाउ डू यू सी दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वजीर आजम का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना, इसको कैसे देखते हैं आप? शीमा साहब, आज मैं COP 28 के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि आज जो दिन था वो आज क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से आज था। मोदी साहब ने उसमें स्पीच दी, और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि 2028 में दे वांट टू होस्ट द COP, और ये दूसरी होगी, पहले भी एक COP को भारत जो है वो होस्ट कर चुका है। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं, वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो क्या पाया तुम भी मिल जो किसी हो सकता है तो वेख के पैसे दे दे शायद। तो मैं बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मैं इस COP 28 के हवाले से जब देख रहा था तो मेरा कंसर्न है इस चीज का कि मैंने जब चेक किया कि यहाँ पे जो पवेलियन बनाना है वहां पे बूथ लगाने का खर्चा $2 लाख, और जब मैंने उस खबर को पढ़ा, यहाँ पे कनाडा में सेचुआन उनका जो सूबा है, वहां आज एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा आज इशू बन गया है कि उन्होंने अपना पवेलियन लगाया 7,65,000 के खर्चे से, और उठे झगड़े हो रहे हैं। लेकिन हमारा को पूछने वाला है, ना सिर्फ हमारे वजीर आजम साहब वहां पर तशरीफ ले गए, इनके साथ वजीर खारजा भी ले गए तशरीफ, और ये बड़े बड़े महंगे होटलों के बिल। क्या ये पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है कि ये क्या हो रहा है? दुनिया मर रही है, 42% हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई है, और ये क्या है? और कहते हैं जी हमारा 1% मिशन है, बंदे खोते हैं तो फिर रहे मिशन कितों होनी, पेट्रोल तो लेके को नहीं सकता, सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद कराची में जो रूलिंग एलीट है, ब्रिटिश एजेंट है, सिर्फ वो तो तेल अफोर्ड कर सकते, बाकी सारी दुनिया तो साइकिल पर। मिशन किस चीज का होना? फिर आपके तो धुंध भी आती है तो वो उधर इंडियन पंजाब से वो आग लगाते तो आ जाती है, धुंध तो आप तो बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र है, आपके तो पोल्यूशन है तो आपके है ही कोई नहीं, ना तो कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही पाकिस्तान के अंदर जिससे आप पोल्यूशन हो, कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही। हाँ, इटा के भट्टिया ना बाकी हो सकती पोल्यूशन हो रही हो, क्योंकि मलक रियाज साहब ने बैरिया टाउन जो सिर्फ प्लाटा नहीं तो कम है पाकिस्तान, और कौन सी चीज मैन्युफैक्चर हो रही जिससे आप पोल्यूट करें चीजों को। लेकिन इसमें चीमा साहब मैं हैरान हूं, 70,000 लोगों की ये जो कहते हैं ये COP 28 की है, हमने 119 मुल्क इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 140 लीडर आए हैं, 70,000 लोगों का उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन उसमें मुझे समझ नहीं है कि कितने लोग प्राइवेट जहाजों पर आए हैं, ये किस किस्म का ये क्लाइमेट है। और दूसरा मैं जो बिल्कुल एक आज खासकर मैं बिल्कुल पाकिस्तान को जो चीज सूट करती है, और इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया, करना भी कोई नहीं, क्योंकि उसकी वजह है कि हम सीरियस ही नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। वो क्यों? आज जब मैंने बात की है क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, उन्होंने वहां पे एक प्रोग्राम आज इंट्रोड्यूस कराया जिसको कहते हैं डेट फॉर नेचर स्वाप। आज ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया कि हम आपके कर्जे को रीस्केड्यूल कर देंगे, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक उसको रीस्केड्यूल कर देगा अगर आप इन्वायरमेंट की तरफ मूव करें। लेकिन किसी को हमें क्या है, असली तो मैंने तो बताया काकड़ साहब शॉपिंग के जर्सियां स्वेटर सुना सेल पर लगे हुए थे क्रिसमस की वजह से, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे, वो कुवैत से पैसे लेने थे, तो पता चला यहाँ पे COP 28 है, चलो हो सकता है कोई फोटो आप हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ
वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे और झंडा ही, वो मुझे झंडा ही लग रहे थे। उनका चेहरा पहचानना पड़ता कि इधर कोई बंदा खड़ा है वहां पे कि नहीं खड़ा। मुझे किसी ने जिस तरह आज बताया कि पाकिस्तान में सर्कल करके बताया, उसमें काकड़ साहब की शक्ल नहीं पहचानी जा सकती कि इधर इस काकड़ साहब हैं कि या कोई बंदा वैसे ही कोई खड़ा है या कुछ झंडा ही है, शायद की पता है। लेकिन ये कि चीमा साहब देखिए, दुनिया आपको फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे? आप दुनिया को कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में? आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आप स्वाय रिश्वत, करप्शन के, फ्रॉड के, धोखे के, डबल गेमों के, दहशतगर्दी की सेल्समैन आप बने। आप इसके अलावा दे भी क्या रहे हैं दुनिया? दुनिया क्यों आपको फ्रंट लाइनों पे खड़ी करे? दुनिया आपसे क्यों मिले भी क्यों आपसे? मेरा ये क्वेश्चन है। चाइनीज जिनके आपने सूबे बना दिए, बल्कि चीमा साहब जब आपने सीपैक आप बेचा था पाकिस्तान, आपने ग्वादर बेचा था, आपके हर शहर के अंदर बैंक ऑफ चाइना की शाखें खुल रही थी। आपके हर शहर के अंदर चाइनीज जबान सिखाने की चीजें हो रही थी। बच्चियां जा रही थी, शादियां बेकरियां सड़ कुड़ियां तोड़ियां, वो 3000 कुड़ी बेच रही थी चाइना। आज जो भी बांध रहे वो भी परा हुआ है क्योंकि डॉलर आ रहे हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी, मुझे कोई एक्सप्लेन तो करे फॉरेन पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की? क्या फॉरेन पॉलिसी कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में? हमारा मोटिव क्या है? हम जाना कहां चाहते हैं? डेस्टिनेशन क्या है? हमारे एलाइज कौन है? अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ स्टेटस एंजॉय किया अमेरिका का नॉन नेटो एलाई। कई मुल्क ख्वाहिश करते हैं इस चीज की, लेकिन आपने उसको भी ना होने के बराबर है। किसी के साथ आप ढंग के चले नहीं, किसी ने नहीं समझाया। बुजुर्ग मुर्शद जो है इमरान खान साहब के, आपने 55 जलसे जो है वो साइफर आपके हाथ जेब से निकाल के करते रहे, एंटी अमेरिका जिहाद की आप तैयारियां करते रहे, लेकिन उसमें चीमा साहब आज अफसोस वाली बात है कि आज काकड़ साहब, लोग सही कह रहे हैं कि क्यों थे वहां पे? को बुलाया था इन्होंने, किसी ने इनको बुलाया था वहां पे? हाँ, ये है कि आपका, बल्कि आपने इस काब से क्या लेना था? आपने पहले स्विट्जरलैंड के अंदर एक दफा इसी का रोना धोना किया था, इसी इन्वायरमेंट का। लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में लोग इतने ही सीरियस हैं, जिस तरह एक पॉलिटिकल मूवमेंट सी है, गेट टुगेदर है, नेटवर्क की है। उसकी वजह बताता हूं कि दो बड़ी ताकतें तो उसमें आई नहीं जो दुनिया के सबसे बड़े पोल्यूटर है, ना अमेरिका गया ना उसमें चाइना गया। आप अंदाजा लगा लें। और जो मैं उसके हिसाब से देख रहा था, आज जब उसकी बात हो रही थी कि डैमेज फंड वहां पे आज बनाया, जिसमें यूएई ने 100 मिलियन कमिट किया है, जिसमें जर्मनी ने कमिट किया है, यूके ने 60 मिलियन किया है। मेरे मुल्क ने शर्मिंदगी के साथ कहना चाहूंगा कि सिर्फ 15 मिलियन कमिट किया है, जबकि यूक्रेन के लिए 15 बिलियन है। यूक्रेन की जंग के लिए 50 बिलियन, सॉरी आई मिस्टेकन, 50 बिलियन फॉर यूक्रेन वार। लेकिन एनवायरमेंट जिसके ऊपर मेरा जो बाइडेन और जॉन कैरी जो है, उनकी टोटल आधा पार्टी का उनका मैंडेट ही एनवायरमेंट है। यहाँ पे जितने डेमोक्रेट गवर्नर हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट कई स्टेटों में, मैं जिस स्टेट में बैठा हूं, वो कहते हैं यहाँ पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी 2030 के बाद आएगी नहीं, और उस मुल्क का प्रेसिडेंट गया ही नहीं वहां। और जब डैमेज फंड है उसमें सिर्फ 15 मिलियन डॉलर दिए। लोग इतने सीरियस हैं इस एनवायरमेंट। ये मैंने बताया जिस तरह एनवायरमेंट, ये सिर्फ एक नेटवर्किंग है, पॉलिटिकल करेक्टनेस है, और बस इसी किस्म की। और जिस तरह एक मैं आखिरी इसी टॉपिक पे बात करना चाहूंगा कि आज ईरान का जो सदर थे, उन्होंने इजराइल की मौजूदगी में उनसे नहीं मिले, वो वॉकआउट कर गए हैं। तस्वीर ग्रुप फोटो में जो पॉलिश हैं वो नहीं खड़े हुए, क्योंकि वहां बेलारसिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे वहां पे। तो ये डिसएग्रीमेंट्स भी हैं चीजों पे, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि एनवायरमेंट के लिए जो बजट है 300 बिलियन है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, जिसमें बड़े बड़े मुल्कों ने कमिट किया, लेकिन दिया कुछ नहीं उन्होंने। तो ये इसके एक मैंने जिस तरह आपको बताया कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इस इनइफेक्टिव, इज नॉट डूइंग एनीथिंग बेसिकली। इसको जिस तरह मैंने बताया कि चाइना के प्रेसिडेंट शी को आना चाहिए था, प्रेसिडेंट बाइडेन जो गया तो बुजुर्ग है, लेकिन उनको भी चाहिए था टीके शीके लगा के तो ले जाते वहां, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा इट्स सीरियस। जॉन कैरी आया तो वो भी बुढ़े, ये पता नहीं वो किमें टुर के पहुंच गया, लेकिन एक चलो कम से कम होशते आया, लेकिन एक जाने का फायदा उनका भी कोई नहीं था इतना, क्योंकि सिर्फ 15 मिलियन डॉलर दिया, कमिट किया, करना कुछ भी नहीं। और लेकिन एक जो मुझे बहसीते पाकिस्तानी बहसीते मुसलमान जो दुख ये है कि दुबई में सारी दुनिया इकट्ठी है, और वहां से सिर्फ 100, 150, 200 मील के फासले पे आज फिर तबाही शुरू हो गई। इजराइल ने फिर अटैक करने शुरू कर दिए। अफसोस के साथ है कि इन लीडरों, किसी के जो 140 लीडर इकट्ठे हुए हैं, इनके माथे पे बल भी नहीं है। ये इंसानियत की तौहीन है, इंसानियत की तजलील है, इंसानियत की तजलील। बस, लेकिन इस पे फिर कहते हैं जितना भी अफसोस करेगा। जी डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, जितना भी अफसोस किया जाए कम है, लेकिन ज़ाहिर बात है दैट्स हाउ इंटरनेशनल सिस्टम वर्क्स। ना कोई मोरालिटी रही है, माइट इज़ राइट है, इसका तो हमें इस चीज़ का पता है, और हम ये काफ़ी देर से इस चीज़ को देख रहे हैं कि माइट इज़ राइट ही जो है वो चल रहा है, और लगता है ये ऐसे ही चलना है। ताड़ साहब, ये जो क्वेश्चन आता है, आपने कहा कि चाइना और अमेरिका का जिक्र किया, इंडिया जो है वो जो COP
2033 की बात कर रहा है। हाउ डू यू सी दिस? क्या कई लोग कह रहे हैं कि क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2033 में 29 में उस वक्त COP33 इंडिया में होगी, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको एडवांटेज देगी और फिर वो इलेक्शन लड़ने की अच्छी पोजीशन में आएंगे। डू यू थिंक ही हैज प्लेड इट वेरी स्ट्रेटेजिकली कि एक तो 5-6 साल का मौका भी ले ले, और अगर बीजेपी जीत जाए और वो वजीर आजम बन जाए तो उनको 2029 में एक मौका मिल जाएगा कि फिर एक दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इंडिया में लेके आएंगे और वो जो चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल स्टेचर बढ़े, ही इज प्लेइंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। डू यू एग्री कि ये इज इट स्ट्रेटेजिक इन टर्म्स ऑफ हिज पॉलिटिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ इंडियाज ग्लोबल रीच? देखिए चीमा साहब, मेरी जो नजर में सबसे बड़ा इसका फायदा एक तो देखिए मोदी साहब को होगा, दूसरा फायदा भारत को होगा, तीसरा फायदा इकॉनमी को होगा। लोग वहां आएंगे, जो ट्रैवल होता है वहां होटल होंगे, एयरलाइनें आएंगी, चीजें आएंगी। जिस तरह फीफा कहीं होता है, जब वर्ल्ड कप कहीं होता है, तो वो पूरे कंट्री के लिए एक बूस्ट होती है, पूरी बूस्ट। यू हैव टू लुक द ब्रॉडर पिक्चर ओवरऑल। तो उसमें इनका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, इंडिया का स्ट्रक्चर बड़ा होगा, इनकी इकॉनमी पे असर होगा, नए प्रोजेक्ट आएंगे, लोग देखेंगे। पूरे जब आपने देखा होगा जब दूसरी मुमालिक से लोग आते हैं तो शोकेस होता है पूरा, आपका कैपिटल सिटी या जिस सिटी में होता है उसको शोकेस करते हैं, लोग आके वहां देखें, खूबसूरत हो अच्छी। तो उसमें वो सारे फायदे उसकी बात की जा रही है, क्योंकि और आज उनकी मैंने स्पीच सुनी है, उन्होंने कहा हमारी पॉपुलेशन 17% है, लेकिन कार्बन उसमें पोल्यूशन में हमारा सिर्फ 4% हिस्सा है। तो इट वाज वेरी वेल रिटन स्पीच उनकी। लेकिन इसमें चीमा साहब देखें कि लीडरशिप की बात है। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हो, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हो, आप पुश कर रहे हो, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकोनॉमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो, और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हो, सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट। और वो कर रहे हैं, उसमें वो दे हैव डन इट। और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की है, इसमें रिगार्डलेस मैं मोदी साहब की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें कोई शक नहीं। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आजकल इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूँ, मैं सरप्राइज होता रहा हूँ, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के वो इंग्लिश में होते हैं, बच्चा बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता हूँ और सूट अच्छा पहन लेता हूँ। हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने दुनिया से, आपने तालीम से बाइकाट किया हुआ, तुसी नाराज हो गए तालीम के नाल, तुसी कैसी ना ਅਸੀਂ पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम करना, ये क्यों करना है? आप चाहते हैं कि दुनिया जो है वो 7वीं सदी में पीछे चली जाए, मामू रशीद, हारून रशीद जो अब्बासी दौर था उसमें चली जाए, तो इस तरह नहीं होगा, इस तरह हो नहीं रहा। आप चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, हर मुसलमान के जिस तरह आपका जो आइडियोलॉजी है कि या तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए तो या आप सारी दुनिया का सर काट दें, तो ये इस तरह तो नहीं होता। आप मिडिल वे आपने ढूंढा ही नहीं, तालीम की तरफ जाए, अकल खुल जाती। अब एक बड़ा खूबसूरत हालांकि है चीज, कहते हैं छतरी और दिमाग जब तक खोलेंगे नहीं वो काम नहीं करेगा। आप उसको खोलने के लिए तैयार ही नहीं, आपको इस गैरिजन स्टेट से आगे पढ़ना होगा। ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। मैं कई बार कह बैठा ਤੁਹਾਨੂੰ जिहाद ਦਾ रोज प्रचार करना है, अपने बच्चे सारे लंदन ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਕੋਈ क्या करो। और मौलाना तारुल कादरी भी कैनेडियन जे खुदा ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ यार, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਫਸੀਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ, वो ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, he lives like a king there। कुछ थोड़ा करो यार, पास करो, सोचो अपने मुस्तकबिल के बारे में। बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाओ खुदा के लिए, अगर सर्वाइव करना है। ये जो पार्टियां जिनको कहते हैं, ये पार्टियां नहीं जे, ये लुट मार दे ग्रुप जे। लेकिन चीमा साहब क्या करें, पता है सब लोगों को, क्या करें। मैं कहता हूं चलाने वाले भी पाकिस्तानी है, मेरे ख्याल पासपोर्ट तो पाकिस्तानी होने ने ज्यादातर लोगों को, या एटलीस्ट 2 पासपोर्ट होंगे, बोलते तो पाकिस्तानी जबाना ना, खाना भी पंजाब पाकिस्तानी खाते ने। पता नहीं व्हाई दे बिहेव लाइक ब्रिटिश इंपीरियल माइंडसेट है उनका। लुट के लंदन आशा ले जाना चाहते हो तुसी, पता नहीं। और मैं बार बार चीमा साहब कह चुका हूं, लंदन च भी कब्र है जे, कब्रस्तान है, उत्थे भी दुनिया मर रही जे। तुसी समझो लंदन पहुंच गए तो मरना ही नहीं, असि अमर हो जाना। कहते बच्चों की 2 कोठियां लंदन बन जाने, चंगे जे इलाके पा जान, कहते उस तो बाद और कुछ नहीं चाहिए। खुदा दा ना लो यार, ये बच्चे खत्म नहीं जे करांदे, बाद तो मर जाना बाद। बस करो, बस करो। मादरे मिलन दे इन्हें ना कपड़े पाड़ो, 76 साल बड़ा हो गया जी, हुण ते शर्म आउण लग पई। अपनी मां दे कपड़े पाड़ दियो रोज, कोई जाता होड़ा करो, बस करो। हुण दुनिया माफिया मांग रही, चीमा साहब माफिया मांग रही दुनिया तुहाडे तो, इस तरह कन्नां नूं हत्थ लांदे रहो। तार साहब ये तो ठीक बात कर रहे हैं आप। तार साहब एक पिक्चर मैंने देखी, क्योंकि हम इस इवेंट की डिस्कशन कर रहे हैं, एक पिक्चर देखी जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला से मिल रहे थे, और उस पिक्चर के पीछे जो है वो
काकड़ साहब भी खड़े थे। तो डू यू बिलीव दैट दिस इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी कि मुलाकात हो जानी चाहिए थी, या मिलते या शेक हैंड करते? मैंने ये तस्वीर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो पूरी शो नहीं हो रही, कि ये एक मौका था। आपको क्या ख्याल है? बताया तो गया होगा वजीर आजम काकड़ को कि आपने हाथ नहीं मिलाना, और महल मोदी साहब को, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मोदी साहब और काकड़ साहब की जो है एटलीस्ट शेक हैंड ही हो जाता, बल्कि शी जिनपिंग का और मोदी साहब का हो जाता है। हम इतनी सख्त क्यों पोजीशन मोदी साहब और काकड़ साहब लेके बैठे हुए हैं? इस पे भी थोड़ा कमेंट करें ताज साहब। हो सकता है काकड़ साहब को पहचाने ही ना हो। उसकी वजह यह कि काकड़ साहब F11 में पड़ोसी नहीं जानते हुए कौन है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ प्रेसिडेंट शी पैरी पै ਜਾਂਦਾ काकड़ साहब ਤੇ ਤੁਸੀਂ भी डाढ़ियां गल्लां करते हो सी मतलब इना भी करेगा। लेकिन ये देखें, इस्लाम शेक हैंड कर लेते तो क्या फर्क पड़ा, नहीं किया तो क्या फर्क पड़ेगा। चीमा साहब आप ये बताएं, काकड़ साहब किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? पाकिस्तान किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बात तो यह खत्म हो जाती है, बात तो इसी पर खत्म हो जाती है। आपके सदर को, वजीर आजम को, आपके फॉरेन मिनिस्टर को लोग कुर्सियां से उठ के ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोटोकॉल ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ ਯਾਰ? ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑफर टू द वर्ल्ड। चीमा साहब, मैं यही कह रहा हूं ना, काकड़ साहब रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज को, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाई शुड समबडी वेस्ट देयर 3 मिनट्स विद देम? इंटरनेशनल लीडर मोदी साहब हो, प्रेसिडेंट शी हो, क्या लेंगे जब आप उनका एम्बेसडर आपके किसी सारा कुछ कर लेता है? जो व्हाई शुड दे? बल्कि हो सकता है वो कहने तरह खड़ोते हैं, यार माड़ी गल बदे की खाणगे ये ना फोटो खिचाण लगे, ये भी हो सकता है। मैं कई बंदे नहीं फोटो खिचांदा मिलता नहीं, वो बाहर इमेज खराब हो जाता है। तो पता नहीं फिर, लेकिन चीमा साहब, ये काकड़ साहब को जाना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल में। जाके क्या करना यार एनवायरनमेंट को, व्हाट यू कैन डू विद इट? ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁਝੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, $2 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਪਨੇ ਬੂਥ ਲਿਆ ਪਬਲਿਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿस्तान। 7-8 दिन से बाहर है, वैसे वो 8 दिन हो गए उनको। ਹੋ ਸਕਦਾ 8-10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੇ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾ ਲੰਦਨ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਕੀ ਪਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਲੱਭੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਫ੍ਰੀ, ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही भाई उन्होंने मतलब कि वो कारनामा करके दिखाया है ना भाई साहब, जिसकी मिसाल भाई साहब आज लोग दे रहे हैं भाई साहब। ठीक है, मतलब कि उस टाइम पे ही उन्होंने ऐसी बुनियादें रख दी थी। ठीक है, साल 2014, ठीक है, भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ गया। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक ऐसा विजन पेश किया जिसमें विकसित भारत, मजबूत अर्थव्यवस्था, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक स्तर पर भारत की बड़ी भूमिका की बात की गई। पिछले एक दशक में भारत में हाईवे बने, डिजिटल क्रांति आई, रेलवे का आधुनिकीकरण हुआ, रक्षा उत्पादन पर जोर बढ़ा और विदेश नीति में भी नए आयाम बने। ठीक है, लेकिन क्या ये बदलाव वास्तव में भारत को बदल रहे हैं? आज की इस मतलब कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके। 2014 के बाद सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई पहले शुरू की थी। ठीक है, मतलब ये गति देने के लिए, और ये शुरुआत पहले कर दी थी। ठीक है, 2014 के बाद से शुरुआतें हुई हैं। मेक इन इंडिया के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा दिया। स्टार्टअप इंडिया से नए उद्यमों को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स और अन्य क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की कोशिश। GST लागू कर अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकरण करने का प्रयास। ठीक है, समर्थकों का कहना है कि इन कदमों से भारत वैश्विक विनिकरण और निवेश का महत्वपूर्ण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ा। जबकि आलोचकों ने कुछ नीतियों के क्रियान्वयन और रोजगार पर असर को लेकर सवाल भी किए। ठीक है, तो भाई मतलब कि भाई से वो क्रिटिसाइज तो चलता ही रहता है। ठीक है भाई, अगर किसी क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव दिखाया है तो वो है डिजिटल इंडिया, डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, UPI ने डिजिटल भुगतान को आम लोगों तक पहुंचाया। आधार और बैंक खाते को जोड़कर कई सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास हुआ। ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल गवर्नेंस का विस्तार हुआ। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ। ठीक है, सरकार ने सड़क, रेल, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर बड़े निवेश की
नीति अपनाई है, ठीक है। एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेनें, नए एयरपोर्ट, मेट्रो परियोजनाएं, गति शक्ति योजना, इन परियोजनाओं का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स का बेहतर बनाना और आर्थिक गतिविधियों को तेज करना रहा। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया, ठीक है, रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा, तेजस, ब्रह्मोस और अन्य परियोजनाओं पर ध्यान, रक्षा निर्यात बढ़ाने के प्रयास। समर्थकों के अनुसार इससे भारत की रक्षा क्षमता और औद्योगिक आधार दोनों मजबूत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों के साथ सक्रिय कूटनीतिक संबंध बनाए हैं, जैसे कि आप जानते हो कि भाई भारत की जो विदेश नीति है वो मतलब कि भाई साहब क्या बोलते हैं, ऐसी विदेश नीति है मतलब कि ट्रांसपेरेंट है बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से हम हमारे संबंध है रशिया के साथ में भी, अमेरिका के साथ में भी है। तो क्वाड में भागीदारी है भारत की, भाई आप जानते हो क्वाड जो है मतलब कि भाई साहब एंटी क्या बोलते हैं रशिया और भाई चाइना अलायंस है, ठीक है भाई साहब। और इन्हीं के मतलब कि क्या बोलते हैं भाई साहब भारत मतलब कि क्वाड में भी है और ब्रिक्स में भी है, तो भाई दोनों तरफ से मतलब कि भाई साहब भारत को साझेदारी मिलती है, ठीक है। G20 की अध्यक्षता की है भारत ने, ठीक है। G20 की अध्यक्षता, भाई समझ रहे हो आप, G20 की जो मतलब कि बहुत ही पावरफुल नेशंस हैं, ठीक है, वैसे उनमें भारत ने अध्यक्षता की है भाई। तो अभी आपने देखा ही होगा कि भाई भारत के अंदर G20 की समिट हुई थी, ठीक है। ब्रिक्स में सक्रियता, भाई अब मैंने बता दिया आपको, ब्रिक्स में जो सक्रियता है ना भारत की बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान जो है ना वो चाहता है कि भाई ब्रिक्स में पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया जाए, लेकिन भाई भारत उनको इंक्लूड करने ही नहीं देता भाई साहब, क्योंकि भाई भारत जो है ना चाहता है कि भाई साहब पाकिस्तान ना आए पास उसको, मतलब पाकिस्तान कहीं भी नहीं आए, पाकिस्तानियों की तो बात ही नहीं करनी है कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, मतलब कि पाकिस्तान की बात नहीं करनी है हमें, ठीक है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, यूएई और अन्य देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत की है भारत ने। देखो आप जानते हो कि अमेरिका के साथ में हमारी भाई साहब मतलब कि भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है, 150 200 मिलियन की ट्रेड है भाई साहब अमेरिका के साथ में, और भाई से 190 बिलियन की ट्रेड है चाइना के साथ में। तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रेड है अमेरिका के साथ में, बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ में। हमें हम ज़्यादा कर इम्पोर्ट करवाते हैं, हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, हम और अमेरिका के साथ में भी ज़्यादा हम इम्पोर्ट ही कराते हैं, एक्सपोर्ट कम है। तो भाई हमें एक्सपोर्ट में ज़्यादा बढ़ना है, हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करनी है, यहाँ से निर्यात करना है। जितना निर्यात करेंगे ना भाई साहब, भाई आयात में उतना सही नहीं रहता भाई साहब, निर्यात जितना करोगे ना उतना बेस्ट है, ठीक है, जितना एक्सपोर्ट करेंगे हम, ठीक है। अब और क्या बोलते हैं फ्रांस के साथ में अब हमारे कितने अच्छे रिलेशंस थे, आप जानते हो कि भाई फ्रांस में जो मतलब कि हमने राफेल वगैरह भी खरीदे, और भाई साहब अमेरिका का मतलब कि दुश्मन है फ्रांस, और अब जानते हो भाई भारत के साथ में दोस्ती है बहुत तगड़ी, ठीक है। और जापान जापान भी भाई साहब भारत के साथ में बहुत जो दोस्ती है भाई साहब। अब जापान ने कितना निवेश कर रखा भारत में भाई साहब, मेट्रो वो जो क्या बोलते हैं बुलेट ट्रेन है भारत के अंदर बनने वाली है, जो मुंबई से लेकर गुजरात में चलेगी, ठीक है। यूएई और अन्य देशों के साथ में रणनीतिक साझेदारी मजबूत की है। यूएई भाई आप समझ रहे हो आप, यूएई भाई पाकिस्तान से दूरियां हो गई है भाई साहब, भारत के साथ दोस्ती हो गई है, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हो गई है, ठीक है। यूएई ने अभी मतलब कि 3.5 बिलियन पाकिस्तान से मांगा था, लेकिन पाकिस्तान दे नहीं पाया। लेकिन भाई साहब भारत मतलब कि भाई मजबूती के साथ में यूएई के साथ में खड़ा है। यूएई के ऊपर भाई बहुत हमले हो रहे हैं ईरान के, लेकिन भाई भारत ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भाई हमारे होते कुछ नहीं होगा, आपको टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, अ, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन। तो भाई ये सारी योजनाएं भारत ने शुरू करी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो कि भाई साहब आज भारतीयों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। भारतीय प्राउड कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर, भारत पर, कि भाई हमारा भारत इतना आगे बढ़ रहा है। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कम से व्हाट्सएप पर जो शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।